यहाँ पे क्योंकि हमने यही डिसाइड किया था कि कैरिकुलम को फॉलो करेंगे, तो मेरे ख्याल से स्लाइड से ही लेके चलते हैं, साथ साथ जो क्वेश्चन आते जाएंगे वो हम क्लियर करते जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और सॉलिडिटी का एक व्यू दिया हुआ है। बताना वो ये चाह रहे हैं कि एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट EOA जो है उससे आप इंटरफेस करते हैं अपने इथेरियम नेटवर्क के साथ, और आपने कोई ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन इज एक्चुअली बेसिकली योर इंटरफेस जिसके थ्रू आप कनेक्ट करते हैं इथेरियम नेटवर्क में। तो EOA आपका ट्रांजैक्शन बनाता है, ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को कॉल करती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ये फ्लो बता रहे हैं, बहुत जनरलाइज सा। और कंट्रोल बाय यूजर्स वाया वॉलेट, कंट्रोल बाय यूजर, राइट। और यहाँ पे दो चीजें इन्होंने लेआउट की हुई हैं कि EOA जो है वो प्योरली कंट्रोल्ड बाय यूजर्स है वॉलेट के थ्रू, लेकिन जो इनसाइड द सर्कल है इथेरियम नेटवर्क और उसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स जो बना सकते हैं आप, जो बनते हैं ऑटोनोमस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, उनको कोई EOA कंट्रोल नहीं करता। कॉल जरूर करता है वो EOA एक्सटर्नली उन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स को, लेकिन उसकी कोई प्राइवेट की कंट्रोल नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक दफ़ा सेव हो जाता है और उसके बाद फिर उसकी कॉल्स होती हैं और फिर वो अपनी फंक्शनैलिटी, स्टेट अपडेट्स और जो कुछ उसमें करना होता है वो परफॉर्म करता है। इसमें बेसिकली वो ये बता रहे हैं। अगली स्लाइड में, बल्कि अगली स्लाइड में जाने से पहले मैं एक और पिक्चर खोलता हूँ। जो थोड़े से डीप डाइवर्स हैं उनके लिए ये पिक्चर अच्छी है, मैंने एक दफ़ा पहले भी शेयर की थी। ये भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो अकाउंट है उसका फ्लो बताया हुआ है। ये पर्सपेक्टिव है web3.js की जो लाइब्रेरी है, जो कि API है इंटरफेस करने के लिए इथेरियम, क्योंकि इथेरियम P2P नेटवर्क है और नॉर्मल TCP/IP पे नहीं चलता, तो उन्होंने एक API बनाई है इस नाम से, जो आपको किसी इथेरियम क्लाइंट के साथ कनेक्ट करती है और फिर आप अपनी ऐप के थ्रू इसको ट्रांजैक्शन जो है वो कॉल करते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि API के अंदर लेफ्ट साइड पे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि नजर भी आए, टू एड्रेस वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे ये तीन तरह के फंक्शन बता रहे हैं कि हम कॉल कर सकते हैं API के थ्रू। पहली तरह का है ट्रांसफर ईथर। आपने जिस तरह बिटकॉइन में था, एक यूजर से दूसरे यूजर को ईथर ट्रांसफर करने हैं, तो ये वो है। दूसरा, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, मतलब फर्स्ट टाइम आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, कोड को अपलोड कर रहे हैं, तो ये सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट है। थर्ड टाइप ऑफ कॉल जो है वो भी ट्रांजैक्शन के थ्रू है, लेकिन इट्स लाइक अ मैसेज कॉल जो उसके बाइट कोड के अंदर के किसी फंक्शन को कॉल करती है विद इट्स पैरामीटर्स जो आप पास ऑन करते हैं। नीचे जो है वो इसका फ्लो वापस आ रहा है। तो इससे आगे अगर हम देखें तो ये तीन ट्रांजैक्शन किसी भी टाइप की हो, दे आर गोना हैव अ टू एड्रेस। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप की है तो उसमें टू एड्रेस कोई नहीं होता, वो जीरो का एक एड्रेस होता है, उस पर जाती है। डाटा वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट को वैल्यू भेज रहे हैं, किसी दूसरे अकाउंट में भेज रहे हैं तो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे। नॉन कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन दोनों की दफा आता है नॉन। ये नॉन रिपीट अटैक से बचने के लिए एक नंबर होता है जो आप पास ऑन करते हैं। गैस प्राइस, गैस लिमिट, ये जिस तरह आपकी बिटकॉइन में फीस होती है, उसमें ये दो पैरामीटर्स में आप इथेरियम में इसको फॉरवर्ड करते हैं। एक तो उसकी लिमिट बताते हैं और दूसरा आप पर यूनिट ऑफ गैस कितनी इथेरियम पे करना चाहेंगे अपने वॉलेट से, वो बताते हैं। तो ट्रांजैक्शन किसी भी टाइप का हो, वो इन पैरामीटर्स के अंदर से गुजरता है और ये सब हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वो हमारे वॉलेट की प्राइवेट की से साइन होता है। वो इसलिए कि उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव हो सके कि ये यूज़र है जिसने इस ट्रांजैक्शन को कॉज किया। अगर वो फंड्स के ट्रांसफ़र का कॉन्ट्रैक्ट है तो तब तो बहुत ज़रूरी है कि वो फंड्स का ओनर होना चाहिए, और अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉल है तो उसमें इतना नेसेसरी नहीं है कि ये प्राइवेट की से कॉल साइन किया जाए।
आपका जो फंक्शन है जो आपने EVM बाइट कोड में लिखा हुआ है आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो कॉलर है जिसने इस ट्रांजैक्शन को कॉल किया है इस फंक्शन को चलाने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो कॉलर जो है वो वही है जो इसका ओरिजिनेटर है। आई मीन यू कैन टेस्ट फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स इनसाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आगे साइन ट्रांजैक्शन। हाँ, ये वही बात है कि जब ये साइन सिग्नेचर हो जाता है तो ये एक साइन ट्रांजैक्शन बनता है और फिर ये नेटवर्क पे प्रोपोगेट किया जाता है इथेरियम क्लाइंट्स। अच्छा, और ये यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि आपको एक क्लाइंट से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आप किसी भी इथेरियम क्लाइंट, बेशक वो आपका लोकल क्लाइंट हो जो आपके पास रन कर रहा है, या फिर आप किसी और क्लाइंट के साथ कनेक्ट होकर उसको ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो उसके थ्रू आप पूरे नेटवर्क पे इसको प्रोपोगेट करेंगे। लेकिन आपकी तरफ से समझ लें कि ये एक ऑफलाइन काम हो रहा है web3.js के लेवल पे, कि ट्रांजैक्शन क्रिएट हो रहा है, ट्रांजैक्शन साइन हो रहा है, उसके बाद यहाँ से आप सेंड कर रहे हैं। सेंड होता है तो पहला नोड उसको अपने पास चेक करता है, वो सारे वैलिडिटी चेक्स वगैरह सब कुछ उसी तरह चलता है जिस तरह बिटकॉइन में डिफरेंट क्लाइंट्स को वो फॉरवर्ड करता है वैलिडेट करके। ब्लॉक टाइम इसमें कम है तो जिसकी वजह से जल्दी माइन हो जाता है ये। ट्रांजैक्शन 2 जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि ट्रांजैक्शन 2 जो है वो माइन हुआ, नया ब्लॉकचेन में ऐड हुआ, इन्होंने आपस में उसको फॉरवर्ड किया। अच्छा, यहाँ पे एक और क्या है, ट्रांजैक्शन मैनेजर और ट्रांजैक्शन स्टेटस। अच्छा, इथेरियम में एक कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि हर ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन रिसीट भी बनती है जो कि ब्लॉक के अंदर ही सेव होती है, और वो ट्रांजैक्शन रिसीट इज एक्चुअली डाटा अबाउट ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन की स्टेट क्या बनी, ट्रांजैक्शन का स्टेट, ट्रांजैक्शन कैरी आउट होने के बाद जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी स्टेट क्या बनी। अगर तो वो कोई मॉनेटरी वैल्यू ट्रांसफर है, ईथर अकाउंट ईथर ट्रांसफर है सिर्फ, तो वो क्या करेगा कि जो अकाउंट की स्टेट है उसको अपडेट कर देगा कि अब अकाउंट में इतना बैलेंस था पहले, अब इतना बैलेंस है और ये उसका नाउंस है। तो ये एक अकाउंट की स्टेट अपडेट हो गई और वो ट्रांजैक्शन मैनेजर जो है वो एक रिसीट क्रिएट कर देगा उसी ब्लॉक के अंदर, जो ब्लॉक यहाँ पे विन हुआ है जिसने इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करके कैरी आउट करके ऐड किया, उसकी एक रिसीट भी यहाँ पे ब्लॉक में ऐड करेगा और यही रिसीट कहलाती है। इसी रिसीट को जो है प्रोबेबली ये जो वेब3 की कॉल्स हैं वो लिसन कर रही होती हैं कि as soon as this receipt is received तो कंफर्मेशन और वो सारी चीज़ें मिल जाए आपको, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन स्टेटस। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू, मैंने उस पिक्चर को थोड़ा एक्सपैंड करने के लिए कॉल इन किया था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जी स्टडी करने वाली। इथेरियम में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप इथेरियम को ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट से लेके चलें, उसको अकाउंट के रिस्पेक्ट से लेके चलें, स्टेट के रिस्पेक्ट से लेके चलें, जिस तरफ से भी आप उसको पकड़ेंगे ना वो वहीं से एक्सपैंड होगा और आप वहीं से उस फ्लो को समझ सकेंगे। हमने एक ईओए के एस्पेक्ट से इसको अभी समझा है, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट से किस तरह फ्लो करते हैं। इसमें कोई सवाल हो, कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ कोई भी चीज़ हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, मैंने इसलिए इसको एक्सप्लेन किया है, या किसी को भी किसी भी तरह का कुछ कंसर्न हो। हेलो, सर जी अभी तक क्लियर है मेरे ख्याल में। चलें, ज़बरदस्त है। आगे थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने इसी तरह बात की थी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ना ही वो स्मार्ट होता है ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो वही होता है जो आप लिखते हैं और वो बाइंडिंग नहीं होता, एंड इट गेट्स सेव्ड इनटू ब्लॉकचेन, इथेरियम के ऊपर अपलोड होता है। म्यूटेबल होता है, इसका मतलब यह है कि एक बार अपलोड कर दिया जो कोड वो दोबारा चेंज नहीं होगा। अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करनी है तो वो एक नए एड्रेस से दोबारा डिप्लॉय होगा, और ये इम्यूटेबल का मतलब है बेसिकली। जैसे आप होता है ना बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन भेजते हैं तो वो कभी रिवर्स नहीं किया जाता, वो भी बस हो जाता है। इसी तरह ये भी इम्यूटेबल है, कॉन्ट्रैक्ट कोड एक दफ़ा अपलोड हो जाए तो वापस नहीं आता। डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक ये है कि
एक तो वो खुद डिटर्मिनिस्टिक होता है, दूसरा आप उसको लिखते इस तरह है कि क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स पे उसने जाना है, अपलोड होना है, और बाद में आपने जब उसे कॉल करनी है तो उसने रन होके आपका फंक्शन परफॉर्म करना है जो कुछ आपने उसमें लिखा हुआ है। तो वो हर मशीन पे एक ही जैसा रिजल्ट आना चाहिए, एक जैसे इनपुट पे, जिसकी वजह से वो वैलिडेट होगा। अगर आपका फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से लिखा हुआ है कि एक मशीन पे उसका सेम आउटपुट पे कुछ और आ रहा है रिजल्ट, दूसरी मशीन पे सेम इनपुट पे एक और रिजल्ट आ रहा है, तो वो क्या कहते हैं, उससे कंसेंसस अचीव नहीं होगा और आपका वो कोड कभी भी माइन नहीं हो सकेगा, स्टेट चेंज नहीं होगी आपके उस कोड की, और वो आपने ठीक से नहीं लिखा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, बाकी ईवीएम कॉन्टेक्स्ट, राइट, ईवीएम कॉन्टेक्स्ट में चलता है। ईवीएम एक वर्चुअल मशीन है, एक इन्वायरमेंट है जो जितने भी फुल नोड्स हैं उनके पास चल रहा है, और किसी के पास नहीं चल रहा, इथेरियम के फुल नोड्स के पास चल रहा है। और वो जो आपका कोड है वो सेव भी इसी के पास जाकर होता है। ईवीएम के कॉन्टेक्स्ट में चलने के लिए होता है, वो ना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट बात कर सकता है ना आपकी हार्ड ड्राइव से। ईवीएम का एक सैंड बॉक्स है जिसके अंदर उस कोड ने चलना है बहुत ही लिमिटेड तरीके से। जो फंक्शनैलिटी इधर है वो उसको आप इन्वोक करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट में और वही चलेगी। तो ये ईवीएम कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है, डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड कंप्यूटर। सो बेसिकली जब ये प्रोग्राम जाके सारे कंप्यूटर्स पे सेव हो जाता है और आप उसको बाद में इन्वोक करते हैं अपने डी ऐप के थ्रू या अपने ईओए के थ्रू, तो बेसिकली वो समझ लें कि आप कंप्यूटिंग ही बना रहे हैं, यानी ये सारे कंप्यूटर पे अपलोड हो गया। अब इसमें से कोई नोड ऑफलाइन ऑनलाइन हो जाएगा तब भी कोई मसला नहीं है। अगर इसमें आपने जो एग्जीक्यूशन चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर इस कॉन्टेक्स्ट में बनता है कि पूरी दुनिया पे सारे कनेक्टेड नोड्स आपकी रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव रिटन। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड कंप्यूटर का मतलब है। इथेरियम इज डिफरेंट फ्रॉम बिटकॉइन। बिटकॉइन इज अ इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट एंड इथेरियम इज मोर ऑफ अ जनरलाइज्ड वर्ल्ड कंप्यूटर। इसकी कैपेबिलिटी टर्निंग कंप्लीट बताई जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि आप इसको किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज, इफ देन एल्स की लॉजिक्स और लूप्स और जंप्स और कॉल्स और इंटरऑपरेबिलिटी के थ्रू डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, किसी भी तरह की लॉजिक आप प्रोग्राम कर सकते हैं, इसलिए उसे टर्निंग कंप्लीट कहा जाता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी यही लाइफ साइकिल ऑफ अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि सॉलिडिटी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं। सॉलिडिटी के अलावा दूसरी जो लैंग्वेज है वो वाइपर है, और भी 3-4 और हैं जो हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं, ह्यूमन रीडेबल होती हैं, आसानी से लिखने वाली। अब आप बाइट कोड या बाइनरी डिजिट्स में अगर लिखेंगे तो वो तो आपके लिए मुश्किल है याद रखना भी हर चीज़ और इंस्ट्रक्शन। तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लैंग्वेज है, और जो कि आपका जो कंपाइलर है आपके पास इंस्टॉल होता है वो कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। बाइट कोड एज अ डाटा पेलोड ईवीएम को सेंड हो जाता है थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन ट्रांजैक्शन। बाइट कोड बेसिकली एक हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है बिट्स की, सिंपलिस्टिक होती है। मतलब आप तो लिखेंगे ना कि वेरिएबल बनाओ और आगे लूप्स वगैरह, लेकिन ये बाइट कोड उसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जो ईवीएम अंडरस्टैंड कर सकती है, और इसी फॉर्मेट में वो ब्लॉकचेन में सेव भी करेगा उस कोड को। डिप्लॉयड यूजिंग अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन। अभी हमने पीछे देखा है 3 टर्म की ट्रांजैक्शन है, तो उसमें से एक लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन। Contract address can be used in transaction as a recipient for sending funds to the contract, calling one of the contract functions. कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऊपर आप फंड्स भी भेज सकते हैं, जिस तरह आप नॉर्मल एक दूसरे ईओए पे फंड्स भेजते हैं। आप डेफिनेटली गैस और गैस लिमिट वगैरह सब साथ में अटैच करते हैं, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट ने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लेने हैं और उस गैस के थ्रू रन होना है। सेंडिंग फंड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट और कॉलिंग वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन। और एक और तरीका होता है कि इफ यू आर जस्ट कॉलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन, आप उसे फंड्स भी नहीं भेज रहे, आप उसे क्रिएट भी नहीं कर रहे, बट यू आर कॉलिंग इट। आपने जो सेव किया हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको आप कॉल कर रहे हैं, तो ये एक और फंक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट ओनली रन इफ दे आर कॉल्ड बाय अ ट्रांजैक्शन। या और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जब डिप्लॉय हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली रन नहीं होते, दे डोंट रन बाय देमसेल्व्स। वो इन्वोक ट्रांजैक्शन से ही होंगे, उनके अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जो उनके सर्टेन वेरिएबल्स को अपडेट करेंगी या नहीं करेंगी बेस्ड ऑन
सर्टेन अदर पैरामीटर्स, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बाय दमसेल्व्स ऑटोमेटिकली ऑटोनोमसली रन नहीं होते, दे आर सिटिंग देयर वेटिंग फॉर अ ट्रांजैक्शन कॉल, फिर ही वो रन होते हैं और अपना इंटेंडेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कोई वोटिंग की ऐप है, तो उसमें आपने लिखा हुआ है कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट सेव किया हुआ है इथेरियम के वेबसाइट पे, सॉरी इथेरियम के नेटवर्क पे, तो जैसे ही यूजर यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट करके वोट का बटन दबाए तो फिर बैक एंड पे वो कॉन्ट्रैक्ट कॉल होगा और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किसी वेरिएबल की स्टेट अपडेट करेगा या उसको स्टोर करेगा उस वोट को कहीं अपने इंटरनल वेरिएबल्स में। तो ये सारे टर्म्स आप जब प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो क्लियर होती जाएंगी, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे स्टोर करते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया। कॉन्ट्रैक्ट नेवर रन ऑन देयर ओन, हाँ यही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की है। और ये पैरेलल में रन नहीं होते। बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट रन होता है फिर दूसरा रन होता है। ऐसा नहीं है कि आप 10 कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं, 10 के 10 एक साथ कॉल कर रहे हैं और वो 10 के 10 आपने इंटेंडेड फंक्शनैलिटी ये रखी है कि वो पैरेलल में रन हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा, यू नेवर नो। आपको उनका एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस भी नहीं पता, आपको उनके पैरेलल एग्जीक्यूशन होने की भी कंफर्मेशन नहीं है। पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट कोड रन नहीं होते, वो एक एक करके होते हैं। तो इट्स लिमिटेड इन दिस सेंस। काफी प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए ये चीज यहाँ रखी गई है कि वो पैरेलल रन ना हो, उनका सीक्वेंस प्री डिटरमिन नहीं होता, उनका सीक्वेंस किसी भी तरह हो सकता है। तो ये इस स्लाइड में बताया गया। कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को भी कॉल कर सकता है। इट्स कॉल एन इंटरनल ट्रांजैक्शन, आई थिंक इंटरनल कॉल। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इन द चेन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑलवेज बी कॉल। और हमेशा एक ईओए एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट से ही कॉन्ट्रैक्ट कॉल होता है और कोई तरीका नहीं है। ईओए क्या है? वो वॉलेट के थ्रू आपको बनाता है। यानी आप समझ लें कि एक प्राइवेट की है, प्राइवेट की पब्लिक की है, पब्लिक की का एक एड्रेस है, वो एक ईओए है। अब उसकी प्राइवेट की से साइन करके आप या तो ट्रांजैक्शन करें ईथर की या फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉल करें। तो दैट्स व्हाट इज मेंट बाय ईओए, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट। बिटकॉइन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसकी एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी है, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ फंड्स में नहीं है, रिकॉर्ड ओनली फॉर। या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ये भी प्रॉपर्टी है कि उसकी सारी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली होगी तो उसको वो कैरी आउट करेगा, नहीं तो वो टोटली रोल बैक हो जाता है। कोई स्टेट चेंज नहीं होती, सारे फंक्शन अनवाइंड हो जाते हैं। जो कुछ स्टेट चेंजेस है वो वापस अपनी असली हालत में आ जाती हैं। इसमें फेलियर का कोई सवाल नहीं है, या तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। किसी भी तरह के फेलियर में वो रोल बैक हो जाएगा सारा का सारा। ये उसके कुछ सेफ्टी मैकेनिज्म है, उसकी वजह से उन्होंने ऐसे रखा है। फेल्ड ट्रांजैक्शन इज स्टिल रिकॉर्डेड एज हैज बीन अटेम्प्टेड और गैस स्पेंड हो जाएगी। यस, अगर आपका अकाउंट अगर फेल होता है तो स्टिल रिकॉर्डेड हैज बीन अटेम्प्टेड। गैस उसमें जो स्पेंड हुई है क्योंकि कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए हैं, हार्ड ड्राइव के ऊपर आपका कुछ सेव हुआ है या व्हाटएवर, तो गैस आपकी कंज्यूम हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट स्टिल फेल होगा और failed as having been attempted, right। ये फेल्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइन नहीं होगा ब्लॉक के अंदर, लेकिन जैसे होता है ना आपका ट्रांजैक्शन पूल का जो कॉन्सेप्ट है बिटकॉइन में, उस तरह ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रहेगा जरूर कि इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई एंड इट फेल्ड। पीछे जो पिक्चर में कॉन्ट्रैक्ट का जो इंजन है वो आपको रिस्पॉन्ड कर देगा कि दिस वन फेल्ड, अदरवाइज हैज नो अदर इफेक्ट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। या कॉन्ट्रैक्ट स्टेट चेंज नहीं होगी। बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि ब्लॉक में माइन नहीं होगा स्टेट चेंज, और दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिलीट नहीं हो सकता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड चेंज नहीं हो सकता, लीविंग अ ब्लैंक अकाउंट। एक तरीका है, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई फंक्शन रखते हैं जिसका नाम शायद होता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट। अगर आपने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये फंक्शन रखा हुआ है तो बाय कॉलिंग दिस सेल्फ डिस्ट्रक्ट आप उसको डिसेबल या उसको डिलीट या उसको अनयूजेबल बना सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर अगर पड़ी हुई कोई गैस है या कोई इस तरह का फंड्स हैं तो वो आपके, वो जिसने कॉल किया है, जिस ईओए ने इसको कॉल किया है,
उसको फंड्स वापस ट्रांसफर कर देगा। इसकी मैनेजमेंट भी आप खुद करेंगे कि किस तरह ये कौन से एड्रेस पे ये फंड्स वापस आए अगर ये इसको मैं डिलीट करता हूँ तो। इम्यूटेबिलिटी, यस मैंने आपको बता दिया वो। इंट्रोडक्शन इथेरियम हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाँ यहाँ पे सर कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन था, स्मार्ट बताएं। कॉन्ट्रैक्ट का। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक दफ़ा डिप्लॉय हो गया तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक बट है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि लेट्स सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट आज हम डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि फ्यूचर में मीट होनी है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा फिर? ऐसी सूरत में यानी डिलीट, आप किसके साथ रिलेट कर रहे हैं इसको जरा दोबारा बताएं। अगर अगर मैं आपको रियल वर्ल्ड की एक एग्जांपल दूं, हम्म, बैंक गारंटीज, ठीक है, हम्म, मतलब दो पार्टीज हैं जो आपस में ट्रेड करना चाह रही हैं। ठीक। लेट्स सपोज पाकिस्तान से कोई एक आदमी है जो कुछ एक्सपोर्ट करना चाह रहा है किसी दूसरे कंट्री में, तो एलसी यहाँ का पे बैंक कॉन्सेप्ट। गारंटीज, जी एलसी, हम्म, तो वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। तो उसमें बैंक आपकी गारंटी दे रहा होता है कि लेट्स ठीक है। सपोज गुड्स डिलीवर होंगी तो मैं पेमेंट रिलीज करूंगा। तो ठीक ऐसा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के केस में कैसे होगा? मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो हमने आज डिप्लॉय कर दिया, लेकिन गुड्स जाके फ्यूचर में डिलीवर होंगी, तो जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं हो सकेगा तो फिर उसे कैसे पता लगेगा भाई गुड्स डिलीवर हो गई हैं, अभी ये पेमेंट रिलीज कर दो? उसका फ्लो इस तरह है ना कि वो क्लाइंट की तरफ से कोई फंक्शन इन्वोक किया जाएगा। क्लाइंट ने जब अपनी ऑब्लिगेशन मीट कर ली हैं या जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स है जो उसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हैं, वो फंक्शन इन्वोक करेगा इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और उसे बताएगा कि भाई फलानी कंडीशन जो है अब ट्रू है। तो वो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट, तो सर मतलब नहीं मतलब रियल वर्ल्ड में तो ऐसा हो रहा होता है ना कि एक आपकी थर्ड पार्टी होती है जो बैंक हो गया, ठीक बैंक है। आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के केस में तो थर्ड पार्टी कोई होगी नहीं। तो वो लेट्स सपोज अगर ऐसा हो जाए कि वो गुड्स डिलीवर किए बगैर ही वो फंक्शन जो है वो डिप्लॉय कर दे कि हम्म, मतलब भाई गुड्स डिलीवर हो गए हैं, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो रियल में तो नहीं चेक करेगा उसे कि गुड्स डिलीवर हुई हैं या नहीं, वो तो सिर्फ ऐसा एक ही है। फंक्शन पे बेस करेगा। ऐसा ही है। आपके तो जो फिर एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंट्रोल्स हैं वो आपके फिर भी आपके पास रहेंगे। अ, मतलब ये जो फाइनेंशियल सर्विस आप कह रहे हैं एलसी की, इसको डिप्लॉय करने के लिए आपका जो इसकी जो करेक्टनेस है, इसकी जो वैलिडिटी है आउटसाइड द सिस्टम, वो स्टिल आपके पास ही होगी। वो उसका प्रोग्राम कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप मेक श्योर ये करेंगे कि आप जिसको उसकी ऑथेंटिसिटी की पावर दे रहे हैं वो अदर फैक्टर्स के ऊपर रिलाई करे, ना कि जस्ट बाय कॉलिंग अ फंक्शन यू आर एबल टू रिलीज एलसी या उसकी पेमेंट। इस तरह नहीं होगा। आप उसको टोटली केटर करेंगे ब्लॉकचेन के अंदर ही। और किस तरह केटर करेंगे, यू विल फाइंड अदर वेज टू डू दैट इन फर्दर जब आप इसको पढ़ेंगे इथेरियम को। सिंपल कंडीशन इसी तरह ही होगी कि जब तक डिलीवरी इज नॉट इक्वल टू ट्रू, डू नॉट रिलीज द फंड। तो क्लाइंट जितनी मर्जी बार उसको कॉल करता रहे, इज नॉट एबल टू गेट द फंड फ्रॉम दैट अकाउंट। बट सर तो मतलब एक दफा जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया तो फिर तो आप उसमें चेंजेस कर नहीं सकते, तो उससे आप चेंज चेंजेस नहीं कर नहीं सकते उसके फिर कोड मतलब में। ऑन। इब्रार भाई, एक्चुअली ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया, हाँ, अब उसके बाद उसके अंदर एक होता है कि हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं, तो वो ठीक तो है। अलाउ है ना। तो जैसे ही आप एलसी रिलीज करेंगे तो आप वो जो बंदा रिलीज करेगा वो कॉल करेगा, उसको उस फंक्शन ठीक को है। कॉल करेगा, तो वो फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा उसमें जो आपने आर्गुमेंट्स लगाए होंगे। तो ठीक है। आप चेंज नहीं कर रहे, ये सारा कुछ उसके अंदर रिटर्न है ऑलरेडी जब आपने डिप्लॉय किया, सिर्फ आप उस पार्ट को कॉल कर रहे हैं, उस एग्रीमेंट उस आर्गुमेंट को कॉल कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा ही है ए, अपना बासित भाई, ये सही बताया आसिम भाई ने। हम कोड मॉडिफाई नहीं कर रहे, कोड की फंक्शनैलिटी हमारे सामने लिखी पड़ी है सारी, उसमें वो भी केटर किया हुआ है कि डिलीवरी हुई है या नहीं। अब वो किस तरह किया हुआ है, वो इट्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन, कि ये कैसे इंश्योर करना है कि डिलीवरी असल में हुई हो, ना कि वो ब्लफिंग हो या फिर कोई ऐसे ही उसको कॉल कर रहा है। वो आपके डिजाइन के थ्रू अचीव होगा। आपका डिजाइन कैसा है, आप किसको क्या पावर देना चाहते हैं, किस वक्त देना चाहते हैं, कब वो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाए रिडीम
रिडीमेबल बन जाए, कोई उसे एक्टिवेट कर सके, उसे रिलीज कर सके। तो कोड आपने एक दफा लिख दिया है, उसके अंदर सारी लॉजिक इंक्लूडेड है। चेंजेस आपके अब उस कोड के अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, उस कोड के अंदर कुछ डाटा है, वो सारे तो अपडेट होंगे, वो तो चलेगा। उस कोड का जो इंस्ट्रक्शन सेट है, उसका जो रन होने का तरीका है और जो उसके सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारी चेंज नहीं होंगी। उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो सारे तो अपने स्टेट चेंज करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मतलब समहाउ इसमें भी थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होगी। वो अभी टू अर्ली टू स्पीक अबाउट दैट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए ही इसलिए कि वो थर्ड पार्टी को बीच में से निकाल सकें, एंड विद फ्यू लाइंस ऑफ कोड आप एक आसानी से एस्क्रो अकाउंट बना सकते हैं। एस्क्रो का यही मतलब होता है कि फंड थोड़ी देर के लिए कहीं पड़े रहें और फिर जब एक सर्टेन कंडीशन मीट हो जाए तो वो रिलीज हो जाए दूसरी पार्टी को। तो नो, थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। क्लेवर कोडिंग, सिक्योर डिजाइन और प्रॉपर जो बिजनेस प्रोसेस है उसको लेआउट करने की जरूरत है। थर्ड पार्टी के बगैर ये काम हो सकता है और हो भी रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो दिस इज हाउ इट्स केटर्ड। बाकी यहाँ पे अब ईवीएम की डिस्कशन है आगे। अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ी सी कमिटमेंट है, तो मुझे तकरीबन आधे घंटे के लिए कहीं जाना पड़ेगा। अभी मैं तो यहाँ से इजाज़त चाहूँगा क्योंकि मुझे अभी काम है कुछ बाहर, थोड़ी देर में कर्फ्यू लगने वाला है। तो सॉरी फॉर दिस, लेकिन यह है कि मैं 30 मिनट तक अवेलेबल था, तो मैंने कैसे कंटिन्यू करें। आप में से कोई भाई अगर कंटिन्यू करना चाहे तो इज़ वेलकम, आप लोग कर सकते हैं। आई विल हैव टू गो। तो हमारा कल का सेशन है ना, तो फिर यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे कल। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 15 मिनट तक या आधे घंटे तक आ गया क्विकली तो मैं आप लोगों को पिंग कर दूंगा, वी विल कम अराउंड अगेन। और अगर थोड़ा ठीक लेट हो गया तो इंशाल्लाह इसे कल कंटिन्यू कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलें चलें, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम ओके जी। सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।